हाय गाइस, वेलकम टू रुचिताज टेल्स। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए जाने माने लेखक यशपाल की कहानी पर्दा। यह कहानी हर घर में घट रही परिस्थितियों को उजागर करती है, चाहे वो बड़ा घर हो या छोटा। यह हिंदुस्तान के हर दूसरे घर की कहानी है। आइए सुनते हैं पर्दा। पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था। लड़कों को पूरी अच्छी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस में पास होके रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब के जीवन में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन औहदे में कोई खास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते कि वो भी क्या वक्त था। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक इंग्लिश पढ़ के 30-40 के आगे नहीं बढ़ सकते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने के अरमान लिए ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। माशाअल्लाह, चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में काम करते थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 बेटियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता। बड़ा नाम देने पर जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था, और बाहर बैठक में मोड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते थे। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई, और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरे के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है, दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी पर लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के शादी ब्याह होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास करके डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फीस, हर महीने कॉपी, किताबों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्द ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें ना थी। चौकी पर बैठ कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उग आई थी। नाली पर मक्खी मच्छरों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सब्जी, मीलें, उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कह के सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती,
फिर घर के आबरू के ख्याल से बाहर निकलना मुनासिब ना समझती। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी साहब की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, और औलाद की शक्ल में। 15 बरस में इनके 5 बेटे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया नहीं, सो छोटे भाई के यहाँ वो रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्मों की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ, कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा। अब मील की नौकरी का वायदा तो पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती। पेशगी से मालिक को चिढ़ती। खुद जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी पीर बख्श घर की कोई छोटी मोटी चीज रखकर उधार ले आते। अब गिरवी रखने से रुपए 12 आने ही मिलते थे। अब ब्याज मिला के 16 आने हो जाते, तो चीज के घर लौट आने की संभावना ना रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर की ड्योढ़ी पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योढ़ी के दरवाजे गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी कतई फिक्र ना थी। चौधरी कभी जाके कहते तो सुनने को मिलता कि कौन सी बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली, वो भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है? ना हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें चौखट से जैसे तैसे टिका देते, पर रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए भी चोर को ना मिलता। लेकिन चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो रहता ही है। वो चोर जो ठहरा, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ ना रहने पर भी पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी आज एक रात आंधी में तार तार हो गया। किसी भी हालत में लटकाने के लायक नहीं रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी भी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वाले ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं खराब करोगे? बाजार से ला टाट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत आते जाते कई वक्त पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में ना मिलता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर भी दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े के महंगाई के जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते। पर चौधरी साहब की आमदनी से किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ थी। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता तो पैजामे जब पैबंद संभालने की ताब ना रहती तो मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया था। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में कुछ भी ना हो तो गरीब का एकमात्र सहारा रहता पंजाबी खान। रहने भर की जगह देखकर वह उधार दे सकता था। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और से जब कोई प्रबंध ना हुआ तो उन्होंने पंजाबी खान बबर अली से 4 रुपए उधार लिए थे। बबर अली का रोजगार
सितवा की उस गली के कच्चे मोहल्ले से अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते थे। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद के किस्त ना मिलने पर कई बार दरवाजे पर अपने हाथ के डंडे से रीढ़ी का दरवाजा पीटते देखा था। साहूकार और रीढ़ी में बीच बजाव भी करना पड़ा था। खान को वो शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्जा लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। अच्छा, 8 महीने में कर्जा अदा होना तय हुआ था। खान की किस्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब 7 महीने तक फाका करके वह किसी तरह किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपया का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव ना रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आ गया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छुई और अल्लाह की कसम खाते हुए महीने की माफी चाही और अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान चला गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों के माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता। फत्ते के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया था और गेहूं मुश्किल से रुपए का 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिये की खुशबू पे ही मचल जाता, कभी सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो बिना पैसे के कोई चीज कहाँ मिलती है। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी निकल जाती थी। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते सिर्फ 4 ही रुपए तनख्वाह के मिले। बच्चे पिछले हफ्ते से लगभग फाके में थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबालकर सब लोग कटोरा कटोरा पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी में ना हुई। वहीं से घर लौटते समय वह मंडी की तरफ टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझे कि खान चला गया होगा तो अनाज की गठरी लेकर वो घर पहुंचे, लेकिन खान के डर से दिल डूब रहा था। और दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उसकी मां, दूध ना उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी जरीफ मां की भूख से बिलबिलाती सूरत आंखों के सामने नाच गई। धड़कते हुए हृदय से वो कहते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मील जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मील के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह सवा रुपया हाजिर करेंगे। माकूल वजह बताने पर भी खान देर तक घुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते नहीं। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं दिया तो हम तुम्हारा खाल उतार देगा। 5वें दिन रुपया कहां से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मील में छुट्टी रहने के बाद भी चौधरी खान के डर से बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहां गए, इधर उधर की बातचीत की। कहते, अरे भाई हो तो 20 रुपए दे दो, 20 आने दे दो, नहीं तो 1-2 रोज के लिए ही दे दो, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ हैं?
इस जमाने में पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उड़ गया। तमाम दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं होगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पर सुना कि खान आया था और घंटों दरी के ड्योढ़ी पर लटके पर्दे को ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे के आड़ से बार बार बड़ी बीवी खुदा की कसम या यकीन दिलाने की कोशिश करती कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात, चोर भीतर छुपा हुआ है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया हराम का है। 4 घंटे के पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वो बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर शून्य और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चिष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला होकर बोला, पैसा नहीं देने के वास्ते छुपता है। एक से एक 3 बढ़ती हुई नई गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गए। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छुए, अपनी मुसीबत बता वो माफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसने ऊंचे स्वर में पड़ोस के मोची मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे कर दिए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? हरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींचकर बाजार में लटका देगा। तो घर में पर्दा लटका के बड़ा शरीफ ज्यादा बनता है। तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठाकर खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई कि एक पैसा भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर ले जाए। खान और आग बबूला हो गया। हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा? तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारे खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई हो, डगमगा के जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताप चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच खड़ी कांप रही थीं। पर्दा हट जाते ही ये औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया हो। वो पर्दा ही तो था, घर भर की औरतों का वस्त्र। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके शरीर के 1/3 अंग को ढकने में असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता के दृश्य से खान की कठोरता पिघल गई। ग्लानि से ठूठ पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा से उसने लाहौर विला कहा और असफल ही लौट गया। भय से चीख कर औरतें आड़ में हो जाने के लिए दौड़ी, पर दया की भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो ड्योढ़ी का पर्दा आंगन के सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न रहा। ये थी कहानी पर्दा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।